Hello guys, welcome all of you in your YouTube channel Concept Classes। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे थे सर इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी बनाइए, तो ये सब आप लोगों के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी लेसन नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, जैसा कि आप लोगों ने लेसन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसा का वैसा हम लोग यहाँ किससे डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बस सेम चीजें हैं, कुछ चेंजेस है। वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, हम यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आप लोगों ने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी होगी, यहाँ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक में। आ जाइए, सपोज दैट आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। कौन आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको दिखाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी वेक्टर से। ओके, अब आप लोगों को एक क्लोज लूप चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक क्लोज लूप। उस क्लोज लूप को आप यहां रख देंगे। तो सपोज दैट मैंने यहां पे क्लोज लूप रखा है इस प्रकार से। आप इस क्लोज लूप को रखेंगे यहां पे, तो ये क्लोज लूप में से फील्ड लाइंस गुजरेंगी, पास होंगी यहां से। और आपने शायद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा लेसन नंबर 2 में, तो हमने वहां पे क्या सीखा था कि किसी क्लोज लूप में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही कौन होता था वहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, किसी क्लोज लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जितने नंबर्स गुजरेंगे, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक क्लोज लूप लेते हैं, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस करते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको हम लोग फाई बी से दिखाते हैं, फाई बी से। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कैसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, सुनिए ध्यान से। मैंने आपको कहा कि इस क्लोज लूप में से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी उनकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही कौन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो देखिए आप, अगर यहां से 2 फील्ड लाइंस जाएंगी, पास होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड 2 जितना होगा उतना ही फ्लक्स बनेगा। अगर यहां से 5 पासेज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाएगी, उसके साथ में फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा पासेज होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग कौन सी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सेकंड थिंग मैं लिख रहा हूं यहां पे फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां ए कौन है, एरिया वेक्टर। ए कौन है, एरिया वेक्टर। और आप सब जानते हैं एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, जो आउटर साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। ओके, तो आपने यहां सरफेस दे रखी है, इस सरफेस के बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, एरिया वेक्टर की होगी। अच्छा, आप बताइए, अगर एरिया छोटा होगा तो फील्ड लाइंस कम जाएंगी, अगर एरिया बड़ा होगा तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा पासेज हो सकती हैं। समझ रहे हो आप लोग। अगर एरिया ज्यादा ले रहे हैं हम, मान लीजिए ये इतना एरिया ना होगी, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता तो बहुत सारी फील्ड लाइन इसमें से जा सकती थी। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, अब सपोज दैट ये जो हमने एरिया बनाया है, इस एरिया वेक्टर को मैं अगर इस प्रकार से दिखा दूं, पहले मैंने इसको इस प्रकार से दिखाया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहां से कोई फील्ड लाइंस इसमें से पास नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये जो ऊपर वाली फील्ड लाइंस है वो इसमें से नहीं जाएंगी, अगर ऐसे कर दूं तो भी फील्ड लाइंस इसमें से नहीं जाएगी, क्योंकि इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। बात समझ रहे हो तुम लोग। तो ये जो ए है, एरिया वेक्टर समझना, पहले एरिया वेक्टर होता है
एरिया जो आपका सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है? एरिया वेक्टर की। तो बताइए अब एरिया वेक्टर इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो बहुत सारी फील्ड लाइंस भी जा सकती हैं। अगर इसको मैं इस प्रकार से कर दूं तो फील्ड लाइंस कम जाएंगी, ऐसे कर दूं तो फील्ड लाइंस और कम जाएंगी, ऐसे कर दिया जाए तो फील्ड लाइंस बहुत कम जाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फ्लक्स है वो B और इस एरिया वेक्टर मान लीजिए यहां पर मैं एरिया वेक्टर बनाता हूं, ये एरिया वेक्टर मान लीजिए, तो ये जो थीटा है इस थीटा पर भी डिपेंड करता है कौन? फ्लक्स की वैल्यू। तो बात नंबर तीसरी कौन सी होगी? फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ये cos थीटा क्यों लिया है अभी आपको पता लग जाएगा। ओके, तीनों जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास बनेगा फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए cos थीटा। इसको हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा और उसकी वैल्यू होती है 1। तो फाई बी जो होगा उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी ए cos थीटा। बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनके साथ में कौन आ रहा है? cos थीटा। तो आप लोग बता सकते हैं बड़ी इजीली ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट होगा? सर ये डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? b वेक्टर डॉट a वेक्टर। समझ रहे हो आप? ओके, तो फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। अब आपको पता है जहां डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, वो स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी, ये स्केलर क्वांटिटी। तो आप याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ रहे हो आप लोग? ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसकी यूनिट। आ जाइए यूनिट पर थोड़ा सा बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट कौन? बी मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आप जानते हैं कौन होता है? टेस्ला। तो ये लीजिए कौन? टेस्ला इनटू साथ में कौन है? एरिया, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये कौन हो जाएगा? टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग एसआई में कॉमन करके बोलते हैं कौन? वेबर। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर। और ये कौन सी यूनिट सिस्टम में है? एसआई यूनिट सिस्टम में। ओके, अगर बात करें आप लोग सीजीएस यूनिट सिस्टम की, किसकी बात करें? सीजीएस यूनिट सिस्टम की, तो आपको पता है टेस्ला का सीजीएस में होता है गाउस। तो हम लोग इसको लिखेंगे गाउस इनटू, और मीटर का होता है सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? गाउस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, वो देखिए हमने इसको वेबर लिखा, सीरीज में इसका एक कॉमन नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल। तो हम लोग क्या लिख देंगे? इसको मैक्सवेल। ओके, ये कौन सी यूनिट सिस्टम में है? ये सीजीएस में है। तो हम लोग इसकी यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम लोग क्या बनाते हैं? इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला पे बनाते वक्त हमें किस किस का डायमेंशन चाहिए? हमें बी की डायमेंशन चाहिए और हमें ए की डायमेंशन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बी की डायमेंशन। आप लोगों ने लेसन नंबर 7 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90। अगर साइन 90 की वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं तो F इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास? क्यू वी बी। तो सबसे पहले आप लोग B निकालिए यहाँ से। तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F अपॉन क्यू वी। इजी है। ओके, तो ऊपर किसकी डायमेंशन रखेंगे? फोर्स की। नीचे किसकी? चार्ज की। उसके बाद में वेलोसिटी की, और साथ में किसके रख देंगे? एरिया की। तो बताइए बी की ये इससे यूनिट निकाल के लिख देते हैं हम लोग, यूनिट से हम लोग डायमेंशन रखते हैं। तो इसकी सबसे पहले ऊपर फोर्स की डायमेंशन बताओ क्या होती है? m1 l1 t-2। ये किसकी डायमेंशन है? फोर्स की, डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशन होती है कितनी? a1 t1। साथ में किसकी है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा? l1 t-1 इनटू, साथ में देखिए ये तो किसकी डायमेंशन निकाली हमने? b की। अभी और कौन सी मेरे को? a। एरिया कौन होता है? मीटर स्क्वायर मींस l2। और जब हम लोग इसका कॉमन फॉर्म बनाते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा? देखो m1 तो है ही है, ये लीजिए m1 l1। देखो ये l1 कैंसिल हो जाएगा, l2 बचेगा। तो कौन बच जाएगा? l2।
टी देखिए यहाँ t-1 यहाँ t1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा t-2, तो ये लीजिए t-2 और एम्पियर नीचे a1 है, ऊपर जाके हो जाएगा a-1, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके अब इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बार आप लोग यहां तक पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब डिस्कस करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पेशल केसेस। ओके हमारे पास फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का, कितना, phi b equals to b a cos थीटा, जहां पर थीटा कौन है, एंगल है, किस किस के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। ओके अब तो सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0 होने का मतलब समझिए आप लोग, दोनों की डायरेक्शन एक सेम होना, जिस तरफ b है उसी तरफ a होना, मतलब ये a तो हम इसको इस तरफ कहेंगे तो आपका एरिया इस तरफ हो जाएगा, ऐसे मतलब ये a सेम डायरेक्शन में आना चाहिए इस प्रकार से। तो हम लोग ये तो इस प्रकार से ऐसे, अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये b a एरिया इस तरफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ओके एरिया इस तरफ होने का मतलब हो गया कि एरिया डायरेक्शन इस तरफ है, अरे एरिया वेक्टर इस तरफ है और b भी इस तरफ है, थीटा वैल्यू कितनी होगी 0। अब आप देखो क्या यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजरेंगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहां जो फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके तो हम लोग लिख देंगे phi b equals to b a cos 0 और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो phi b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी b a और ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ये होगा सर मैक्सिमम। cos 0 प्लस का 1 होता है तो ये लीजिए प्लस। हम इसके बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे, पहले आगे चलते हैं। मान लीजिए केस 2, केस सेकंड, ये केस फर्स्ट थी। ओके केस 2 जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 हो, आपको पता है थीटा किस किस के बीच एंगल है, वो सर एंगल है ए और बी के बीच में, तो अभी हमें थीटा कितना करना है 90 करना है। क्या ऐसे करूं, नहीं ये ए है ना, तो ये अभी तक कुछ एंगल बन रहा है, इसको 90 करने का मतलब ये जो आपने सरफेस ली है ना, ये सरफेस इस प्रकार से ले लो, ऐसे इस प्रकार से, एरिया ऊपर चला जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर, बी इस तरफ, थीटा कितना होगा 90। अभी देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जा रही है, लेकिन मैं जैसे जैसे करता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो गुजर रही है उसकी संख्या कम होगी, ऐसे करते 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 जैसे मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास होती है किसी क्लोज लूप में तभी फ्लक्स बनेगा, तो यहां फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो थीटा कितना होगा 90। तो उस समय हम लोग बनाते हैं phi b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b a cos 90 और cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो phi b इक्वल्स टू 0। ये कौन सी वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ओके अगर मैं केस 3 के बारे में बात करूं, कौन सा केस, केस 3 के बारे में बात करें हम लोग, केस 3 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया कि अगर b इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, थीटा कितना करना है आपको 180 करना है, तो अगर b इस तरफ है तो एक इस तरफ चला जाएगा इस तरफ। इसका मतलब सुनिए ध्यान से, ये जो एरिया आपने इस तरफ ऐसे लिया है, सरफेस आपने ऐसे ली है, तो a इस तरफ होगा, लेकिन हमें तो a इस तरफ नहीं करना, इस तरफ करना है। तो देखिए इसका फेस देखिए एक बार एरिया वेक्टर का, इसका फेस इस तरफ है, मतलब फील्ड लाइंस इसके बाहर निकल रही है, यस और नो, आउटगोइंग फ्लक्स है। जैसे मैं इसको इस तरफ कर दूंगा, आपको 180 करना है ना, आप इस तरफ कीजिए ऐसे, आप देखिए ध्यान से, फील्ड लाइंस इसमें से एंटर करेंगी, समझ रहे हो, और इसमें फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, इसमें फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इस फेस में। इस फेस को देखो एक बार, ये फेस, एरिया इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, मतलब आउटगोइंग फ्लक्स है, और ये फ्लक्स प्लस आया था, पॉजिटिव आया था। जैसे मैं इसको इस तरफ कर दूंगा, 180 करना ना, अरे b इस तरफ है, a इस तरफ, अब 180 हो गया। बताओ फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो अब 180 आपको एंगल कितना काम लेना 180, तो बताइए ये जो फ्लक्स होगा ये इनकमिंग फ्लक्स होगा, और 180 की वैल्यू होती है cos 180 -1, तो हमें पता लग गया कि सर आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव। तो हम लोग वो लिख लेते हैं इसमें, तो बोलिए phi b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, phi b इक्वल्स टू हो जाएगा सर b a cos 180, और हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो बताइए phi b कितना हो जाएगा सर माइनस का b a।
तो हमें पता लग गया ए प्लस का बी ए कब आया, जब इस तरफ हमने एरिया वेक्टर लिया था, ए इस तरफ था और बी इस तरफ था, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री था। 0 कब होगा, जब एरिया इस तरफ होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो 0 डिग्री तब होगा। तब बताओ मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ रही है, फ्लक्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम और पॉजिटिव होगी आउटगोइंग फ्लक्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे कौन सा फ्लक्स, आउटगोइंग। आउटगोइंग फ्लक्स होता है पॉजिटिव। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर को घुमा के इस तरफ कर दूं ऐसे, तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटर कर रही है, तो ये कौन सा होगा, इनकमिंग फ्लक्स। तो बताइए आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव और इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ओके। ये इसकी स्पेशल कंडीशंस है, उसमें से काफी बार एग्जामिनेशन पूछा गया है, आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बारे में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो सोल्व करते हैं। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ए सर्कुलर लूप हैज एरिया 3ik plus jk plus 2kk into 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। इफ द लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2ik minus 2kk into 10 की पावर -4 टेस्ला, then calculate the magnetic flux passing through the loop। तो आप लोगों को एक लूप का एरिया दे रखा है और वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जहां पर लूप रखा गया है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, आप लोगों के पास क्या क्या दे रखा है वो लिख दीजिए यहाँ पे। एरिया वेक्टर की वैल्यू है कितनी, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, तो वो बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना, 2i कैप -2k कैप इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है और आप मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हो, फाई बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, सोल्व करते हैं हम लोग इसको। तो फाई बी इक्वल्स टू, पहले हम लोग बी रखेंगे, ये रहा बी, बताइए कितना, 2i कैप -2k कैप और साथ में कितना है इंटू 10 की पावर -4। फिर कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और एक की वैल्यू रख दीजिए, बोलो कितनी है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10 की पावर -2। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, आप शायद जानते होंगे यहां डॉट प्रोडक्ट है, और जब स्केलर और जब वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो यूनिट वेक्टर होते हैं, i कैप डॉट i कैप इसकी वैल्यू 1 होती है, j कैप डॉट j कैप इसकी वैल्यू 1 होती है और k कैप डॉट k कैप इसकी वैल्यू 1 होती है। इनके अलावा सब डॉट प्रोडक्ट कितने होते हैं, 0। जैसे i कैप डॉट k कैप परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें जो सेम है i कैप उसकी वैल्यू हो जाएगी, j कैप की वैल्यू हो जाएगी, k कैप की वैल्यू हो जाएगी, बाकी सब की कितनी हो जाएगी, 0। तो सबसे पहले 2i कैप को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाई b इक्वल्स टू 2i कैप को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 6 हो जाएगा और i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा। फिर 2i कैप को जैसे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 2i कैप को 2k कैप से करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, 0 होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट। ओके, फिर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करेंगे 0 हो जाएगा, k कैप को जैसे करेंगे 0 हो जाएगा और 2k कैप को किससे करेंगे, k कैप से, तो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 2 4। ओके, ये आ गया इसकी मैग्नीट्यूड और यहां पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 की पावर -4 -2 हो जाएगा 10 की पावर -6। तो देखो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, बताइए क्या, 5b इक्वल्स टू 6 -4, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया कौन, 10 की पावर -6। और आप जानते हैं फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो कौन होती है, वेबर। याद रखें, न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद में उसकी यूनिट अवश्य लगाएं, नहीं तो आपका आधा नंबर माइनस हो सकता है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो आपके नंबर और आपकी मार्किंग में योगदान देते हैं।
ओके, तो आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, उसके डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ओके, बाकी बातें हम करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर बैठ के आराम से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।